और जो खासतौर से स्त्री दिवस या द मूवमेंट के नाम पर हुआ, जो दावा कर रही है कि भाई ये देश हमारी है, इस पर अधिकार हमारा है, आप रोकने वाले कौन होते हैं, ये जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, इसका केवल विरोध के माध्यम से तो समझ नहीं किया जा सकता। कहीं भी हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है, कहीं कहीं प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो इस अश्लीलता से कैसे बचा जाए? ये देखिए, बड़े बड़े लेखक जो सचमुच चिंतक भी थे, विचारक भी थे, मैंने कला और वस्तु दोनों स्तरों पर, लेकिन वे उत्तेजना पैदा करने के उद्देश्य से, तो जब तक सनसनी नहीं पैदा होती तब तक पढ़ा नहीं जाता, तब तक उसकी बिक्री नहीं होती। तो बाजार की राजनीति से प्रेरित होकर वो जिस तरह का पुट अपनी रचनाओं में डाल रहे हैं, बड़ा दुख होता है देखकर कि क्या इसके बिना साहित्य नहीं रचा जाता। आगे आधुनिक साहित्य के महान साहित्यकार हैं, उनका जैसा विदग्ध विचारक मैंने नहीं देखा है। लेकिन क्या मजबूरी थी कि शेखर एक जीवनी में बहन और भाई के बीच वो मैथुन संबंध स्थापित करते हैं? भारतीय संस्कृत को आघात लगता है। ऐसे ही बहुत सारे लेखक उदाहरण देने लग जाएंगे तो उसकी एक लंबी लिस्ट सामने आएगी और बात व्यक्तिगत हो जाएगी। हम व्यक्तिगत न बनाकर उसको सामान्य स्तर पर सामान्य रूप ही देना चाहते हैं। तो आवश्यकता ये है कि सनसनी पैदा करने के नाम पर साहित्य में जो विद्रूपता भरी जा रही है, उसमें जो कुरूपता आ रही है, जो अश्लीलता, मर्यादित प्रवृत्ति पैदा हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। व्यक्ति स्वातंत्र के इस युग में, क्योंकि हर एक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, संविधान मानवाधिकारों में उसको गारंटी देता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक स्वतः प्रबोधन नहीं होगा, केवल कानून बनाने से काम नहीं चलता। आज हिंदी को बहुत बड़ी जरूरत है ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने, टेक्नोलॉजी से जोड़ने की, देश की विभिन्न जो समस्याएं हैं, जो विकास कार्यक्रम हैं, उनसे जोड़ने की, जनसाधारण से जोड़ने की, गांव तक पहुंचे, लोक साहित्य से जुड़े, पुराना साहित्य जो अप्रकाशित पड़ा हुआ है, पांडुलिपियां जो धूल खा रही है, दिनों-दिन नष्ट होती जा रही हैं, उनको फिर से प्रकाशित करके जनता के सामने लाने की। लेकिन इन विषयों में किसी की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है। मध्ययुगीन साहित्य उपेक्षित हो गया, प्राचीन साहित्य के पाठन भाग नहीं है। आधुनिक साहित्य में केवल समकालीन कविता, कहानी, उपन्यास और विमर्श के नाम पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, बस यही साहित्य सीमित हो गया। ये दुर्घटना है। इस दुर्घटना से कैसे बचा जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। परिषद गीत प्रस्तुत करने का श्री निर्भयानंद गुप्त जी। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। व्योम चुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, व्योम चुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, ब्रह्म सुत के सीकरों से सिंधु नद के नीर तक, मातृभू की दिव्य छवि का, मातृभू की दिव्य छवि का भव्य रूपाकार हो। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल। क्रौंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, क्रौंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, बन गई आदर्श जग का काव्यमय वह भूमिका। आदि कवि के मूल्य अपनी, आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि का आधार हो। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। कंब तिरुवल्लु कबीरा कोतना और व्यास है, कंब तिरुवल्लु कबीरा
पोतना और व्यास हैं, सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास हैं। आत्म विस्मृत चेतना में, आत्म विस्मृत चेतना में प्राण का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल। और अंतिम है इसका, आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से, आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से त्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से। प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे, प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे, श्रेय का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, साधना साकार हो। डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी, इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मेरे परम गुरुवर प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित लखनऊ नगर के श्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत जी, मेरे साथ फिजी यात्रा में सहभागी बने और निरंतर अखिल भारतीय साहित्य परिषद को अपनी सेवाएं देते रहे राष्ट्र धर्म के प्रबंधक भाई पवन पुत्र बादल जी, इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री विजय त्रिपाठी जी, सामने बैठे हुए रस्तोगी जी, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे कई सहधर्मा बंधु बैठे हुए हैं। डॉक्टर प्रणव मिश्रा सामने हैं, प्रोफेसर सुरेश त्रिपाठी जी सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर रीता जी बैठी, तिवारी जी बैठी हैं, नीतू शर्मा जी बैठी हैं। और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी या अवध प्रांत की संगोष्ठी को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अगर आप कहें तो आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विद्वान वक्ता पत्रकार सुरेश शुक्ल नॉर्वे से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। तो मित्रों, ये बड़ा अच्छा संयोग बन गया है और जो मूल उद्देश्य के साथ अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने इस बार अपना अभियान रखा हुआ है कि साहित्य के प्रदय पर बातचीत की जाएगी और की जा रही है। प्रोफेसर सूर्यप्रसाद दीक्षित जी ने, गुरुवर ने अपनी बात साहित्य के प्रदय के संदर्भ में बात की और साहित्य के प्रदय पर बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कुछ तत्व तो या कुछ प्रयोजन तो या कुछ उद्देश्य तो साहित्य के शाश्वत होते हैं, लेकिन समय काल परिप्रेक्ष्य के अनुसार वह प्रयोजन जो है परिवर्तित भी होते रहते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि आदिकाल में अगर हमें वीर काव्य की रचना लिखनी थी तो मध्यकाल में भी उसी की भी आवश्यकता अधिक थी, या आज आधुनिक काल में जब हम स्वतंत्र हो गए हैं और लगभग 75 वर्ष हमारे बीत चुके हैं, जो 1947 से पहले जिस राष्ट्रीय काव्यधारा की रचना जो बलिदान की प्रेरणा देने वाली हम लिख रहे थे, शायद आज सामाजिक समरसता की रचना करने की हमें आवश्यकता पड़ गई है। यानी कि जैसे जैसे समाज बदलता रहेगा, जैसे जैसे हमारा विकास होता रहेगा, वैसे ही शाश्वत प्रयोजन तो कभी साहित्य के नहीं बदलेंगे, लेकिन समय कुल नई चीजें जुड़ती हुई चली जाती हैं और उनके अनुसार साहित्य समाज को दशा और दिशा देता हुआ चला जाता है। और पूज्य गुरुवर ने इस पर बड़े विस्तार के साथ चर्चा की। मुझे जो विषय दिया गया था वह विषय है तुलसी साहित्य में समरसता का भाव।
और शायद आज हम वर्तमान संदर्भों में विचार करें तो 1947 के बाद जो 75 वर्ष की आज़ादी के दिन हमने गुजारे हैं, उस आज़ादी के गुजरने के साथ साथ कुछ नई चीजें, नए तत्व हमारे बीच में आ गए। और आज़ादी से पहले जिस सहज स्वाभाविक भाव के साथ हम जी रहे थे, जब हमारा संविधान आया, उस संविधान ने हमें कुछ नए अधिकार दिए, कुछ हमारी नई सामाजिक संरचना को प्रभावित किया और उन अधिकारों के तहत हम समाज में निरंतर प्रगति के लिए व्यवहाररत रहते हुए उन्नति की ओर तो बढ़े, लेकिन कहीं हमारे बीच में कटुता, वैमनस्यता जैसी चीजें भी आने लगे। वह एक अचानक से नहीं आई हुई चीजें कह सकते, वह धीरे धीरे आई हैं। अपनी पुरानी बातों को जो किसी कारणवश हम नहीं कह सकते थे, उसको हम कहने का सामर्थ्य जुटा जाते हैं। और वह जुटी हुई सामर्थ्य जो है, वह कहीं ना कहीं विवाद भी उत्पन्न करती है, वैमनस्य भी उत्पन्न करता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब हम इस वैमनस्य को, जैसे प्रोफेसर गुरुदेव ने कहा था कि साहित्य का जो उद्देश्य है वह तो यह लोक कल्याण है, वह समरसता है, या हम कहें कि मानवता बोध को जागृत करना है। और जब हम इस लोक कल्याण, मानवता बोध और समरसता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में एक कालजयी कवि गूंज उठता है, जिसे कि हम लोग तुलसीदास के नाम से जानते हैं। तो हम ये सब जानते हैं कि रचनाएं तो सभी लोग करते हैं, सब एक विशेष आकार, प्रकार और विचारिकता से अनुप्राणित करके अपनी रचनाओं में उतारना पड़ा। बाबर का आगमन हुआ तो जब पहला युद्ध हुआ बाबर का और मुगल सत्ता जब स्थापित हुई, तो शायद तुलसीदास लगभग 5 वर्ष के थे। अकबर और तुलसीदास में लगभग 10 वर्ष का अंतर बताया जाता है, उनमें अंतर 10 वर्ष का था। और एक और अगर आप देखें कि राजनीतिक पहलू पर या राजनीतिक पक्ष पर अकबर जो है एक समरसता बनाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि जब आज बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं तो इतिहासकारों ने जो हमको पढ़ाया उसमें कितनी सच्चाई है, उसको फिर से दोहराने की आवश्यकता है, पुनर्शोधन की आवश्यकता है कि वह वास्तव में अकबर उतना ही महान था जितना कि हम लोगों को किताबों में पढ़ाया गया है। क्योंकि इतिहास कहते हैं कि लिखाया जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो जो इतिहास लिखाया गया, जो हमने अभी तक पढ़ा, उसमें पुनर्शोधन की आवश्यकता है। लेकिन हम इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहते अभी, क्योंकि ये अवसर उसका नहीं है, दूसरे विषय पर बात करनी है। तो अकबर अगर एक प्रकार से राजनीतिक समरसता का प्रयत्न कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर तुलसीदास भी अपने रचना के माध्यम से समाज में एक समरसता स्थापित करने का प्रयत्न करते हुए दिखाई पड़ते थे। अगर हम ध्यान से उस समय की स्थितियों का आकलन करें या देखें तो हमको दिखाई पड़ेगा कि धर्म, समाज और राजनीति विभिन्न क्षेत्रों में जो पारस्परिक वैषम्य और विभेद कहीं दिखाई पड़ रहा था। अगर धर्म के क्षेत्र पर हम ध्यान दें तो हमें दिखाई पड़ता है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य तो था ही था। हिंदू धर्म के अंतर्गत भी जो विभिन्न विचारधाराएं जो है शाक्त की हो, शाक्त की हो, वैष्णव की हो, इन सब के बीच भी जो है वैमनस्य वहां पर फैला हुआ था। एक ईर्ष्या और द्वंद्व था। स्थिति यहाँ तक थी कि दक्षिण में जो है शिवा कांची बन गई थी और एक और वैष्णव विष्णु कांची बन गई थी। तो ये द्वंद्व हमारे यहाँ उस समय की स्थिति में आ गया था। धार्मिक स्तर पर देखें, सांस्कृतिक स्तर पर दो संस्कृतियों का टकराव तो था ही। एक मुगल संस्कृति टकरा रही थी, एक हिंदू संस्कृति वहां पर टकरा रही थी, और उनकी टकराहट के बीच से ही जो एक वैमनस्य समाज में व्याप्त हो रहा था, उसको लाने के, उस वैमनस्य को मिटाने के लिए बहुत से अन्य कवियों ने भी प्रयास किए। कबीरदास आदि संत कवि जो है अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे, और वहीं पर तुलसीदास ने भी अपने तरीके से वहां पर प्रयास अपने प्रारंभ किए। तीसरी सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो ब्राह्मण और शूद्र, जिसे हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है बड़ा वैमनस्य बिखरा हुआ था।
वर्ग वेद की खाई बिखरी हुई थी, और उस बीच में तुलसीदास अपने रामचरितमानस का सृजन कर रहे थे। और तुलसीदास ने उस रामचरितमानस में जिस नायक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंपी, और वह नायक स्वयं ही जो है राज्य से निर्वासित हो गया। और मुझे लगता है कि तुलसी का एक सबसे बड़ा हृदय, हम चाहे राष्ट्रीय एकता में, चाहे हम सांस्कृतिक एकता में, चाहे हम सामाजिक समरसता में माने, तो ये दिखाई पड़ता है कि राजतंत्र में रहते हुए भी लोकतंत्र की स्थापना करना, ये एक तुलसीदास का बहुत बड़ा हृदय है। हम सब जानते हैं कि दशरथ तक जो है राजतंत्र चलता रहा है, और जब राम आते हैं तो जब राम राज्य की परिकल्पना सामने हमारे आती है, वहाँ लोकतंत्र आता है। राम का वनवास केवल वचन निभाने के लिए पिता के निकले हुए घर से निर्वासित का वनवास नहीं है, अभी तो एक सांस्कृतिक अभियान है, और उस अभियान के तहत वह उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का प्रयास तो करते ही करते हैं, साथ ही जो विभिन्न प्रकार के समाज उस राह में आए हुए हैं उनको भी एक करते हैं। और वहां पर जब राजतंत्र में ये प्रवृत्ति थी कि जब राजा जीतता था उस राज्य को अपने में मिला लेता था, राम उसका अतिक्रमण करते हैं। जब वह बाली को जीतते हैं या पराजित करते हैं, जिस शब्दों में कहें तो वह राज्य अयोध्या में नहीं मिलाते, सुग्रीव को ही दे देते हैं। जिस रावण ने सीता का हरण किया, जिस लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन लंका का राज हड़प कर वह अवध में नहीं मिलाते हैं, वह वहीं के उसके छोटे भाई विभीषण को दे आते हैं। तो यह लोकतंत्र स्थापित करना, यह तुलसी की अपनी मौलिक विचारधारा है जो प्रजातंत्र में स्थापित करते हुए दिखाई पड़ती है। और जहां लोकतंत्र आता है वहां लोक कल्याण की भावना आती है, और लोक कल्याण की भावना तभी आ सकती है जबकि वहां समरसता स्थापित हो। मित्रों, यहाँ पर एक ये भी ध्यान देना होगा कि आप सबने सुना होगा कि बुद्ध देव के बाद उत्तरी भारत के तुलसीदास के विशेष संदर्भ, उन्होंने वहां पर यह कथन घोषित किया था कि बुद्ध के बाद तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक हैं, और तब से तुलसीदास के साहित्य पर ये लोकनायक का जो ठप्पा लगा या विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, वहां से होना प्रारंभ हो जाता है। लगभग आप देखेंगे 1500 वर्ष गौतम बुद्ध से लेकर तुलसीदास तक लगभग 1500 वर्षों की यात्रा है, और उस 1500 वर्ष के बाद एक नया लोकनायक हमको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तुलसी के इस लोकनायक वाले चरित्र को आप देखेंगे कि जो समन्वय की भावना या समरसता की भावना जिसे आप कह रहे हैं, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसको उन्होंने उठाया था तुलसी के समन्वयवाद को लेकर। और उस समन्वयवाद के पीछे उन्होंने कहा था कि भारत की जो परस्पर विरोधी संस्कृतियां हैं, साधनाएं हैं, जातियां हैं, आचार विचार हैं, पद्धतियां हैं, उन सबको एकाकार करने में तुलसी ने अपनी समन्वयशीलता का परिचय दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीजें हमें समन्वय के रूप में या समरसता के रूप में, मैंने कहा कि जो विभिन्न प्रकार के वैमनस्य हमारे समाज में थे उनको दूर करने का प्रयास तुलसीदास ने किया। अगर आप समाज की स्थिति पर देखते हैं तो द्विज और शूद्र का समाज है, या हम इसको थोड़ा उल्टा लगते चले तो भी कोई बुराई नहीं होगी। अगर आज हम साहित्य में विमर्शों की ओर हमारा ध्यान जाता है और या हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमारे सामने दो प्रश्न बड़े खड़े हुए हैं। एक स्त्री पुरुष समानता का प्रश्न खड़ा हुआ है, और दूसरा जो है जो हमारी पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो हमारी दलित जातियां हैं और जो सवर्ण जातियां हैं, इन सब के बीच में एक वैमनस्य फैल गया है। उस वैमनस्य के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण बहुत बड़ा जो जातिगत दिखाई पड़ता है वह आरक्षण को लेकर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है हम लोगों को, और स्त्री पुरुष में अधिकारों को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, बराबरी के दर्जों को लेकर ये वैमनस्य कहीं दिखाई पड़ता है।
यह जो आज अगर हम सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं तो हमें एक तो ये वर्ण भेद, वर्ग भेद और स्त्री पुरुष के मध्य में जो मतभेद है उसको कहीं एक करना पड़ेगा, तब हम सामाजिक समरसता की बात करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जब हम तुलसी की ओर झांकते हैं तो तुलसी ने इस ओर विशेष रूप से काम किया, क्योंकि उनके नायक जो हैं वह निरंतर जो है वह एक सांस्कृतिक एकता, लोक कल्याण की भावना के साथ कार्य करते रहे। राम का उद्देश्य ना रावण को कोई मारने का रहा होगा, ना उनका उद्देश्य अरण्य के अंतर्गत या अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न राक्षसों के वध का रहा होगा, लेकिन समाज में एक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से, समाज को एक दिशा देने के उद्देश्य से, समाज को एक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कहीं उन्होंने इस तरह के उपक्रम किए होंगे। तो उसी उपक्रम में अगर हम ध्यान दें कि बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिसमें कि तुलसीदास ने विशेष रूप से हमारा ध्यान आकर्षित किया। हालांकि तुलसी के साथ जितनी हम लोग सकारात्मकता से बात करते हैं, एक पक्ष वह भी है जो बड़ी नकारात्मकता के साथ तुलसी के लिए बात करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें वह तुलसी को घोर ब्राह्मणवादी बताता है, वह दलितों का जो है शत्रु बताता है, नारियों का सबसे बड़ा निंदक सिद्ध करता है। लेकिन अगर आप तुलसी के साहित्य को ध्यान से देखें तो शायद हमें ये कमियां उसके अंतर्गत ना दिखाई पड़े। आप देखें कि दलितों के उद्धार की अगर आप बात करते हैं, आप सारे प्रसंगों को भूल जाइए, लेकिन दो प्रसंग आपके मस्तिष्क से रामचरितमानस के नहीं जा सकते। एक तो निषाद राज से भेंट और दूसरा शबरी के झूठे बेर खाना। ये दोनों अपने आप में एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिसमें कि तुलसीदास जो है वह सवर्ण और अवर्ण इन दोनों के बीच का भेद समाप्त करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। और एक तीसरी ओर इसी से जुड़ी हुई चीज और है, जिसकी ओर ना तो संत कबीर का ध्यान दिया, उन्होंने भी इस ऊंच नीच के भेद को मिटाने का प्रयास किया। उनका जो कार्य, उनका जो तरीका था, जो उनका कार्य था, वह थोड़ा विद्रोहात्मक था। तुलसी में भी विद्रोह कम नहीं है, लेकिन वह एक प्रकार से मूक विद्रोही कवि है। जब अवसर मिलता है तुलसी खूब लताड़ते हैं, खूब फटकारते हैं, लेकिन वह आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ती जो कि कबीर आदि में दिखाई पड़ती है। जब कबीर ऊंच नीच की बात करते हैं, दलित जातियों की ओर हमारा ध्यान जाता है, राम निषादराज भू आदि के माध्यम से इनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं या एक समन्वय स्थापित करते हैं, लेकिन वहीं एक और जो आदिवासी समाज हमारा जो है उसकी ओर कबीर का ध्यान नहीं जाता। जहाँ तक कि दलित चिंतक जो अम्बेडकर हैं वह भी जो है इस आदिवासी समाज की बात नहीं करते, लेकिन तुलसीदास जो है इस दलित से अपने काव्य के अंतर्गत एकमात्र ऐसे कवि दिखाई पड़ते हैं जो कि वनवासियों की दुर्दशा के प्रति भी चिंतित होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक कुछ पंक्तियां मैं रामचरितमानस से कहना चाहता हूँ कि वह उन आदिवासियों के प्रति चिंतित हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। जब वे वनवास में पहुंचते हैं, वहां जब वो उनसे कहता है, तुम प्री पाहुने वन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे, तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर आए हो, हम तुम्हारा आदर सत्कार करने के योग्य नहीं है। देव काम हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई, ये हमार अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। ये हमारा याद आता है वे सारी जातियां क्या हैं? चोर हैं। जैसे आजकल आप जो कबूतरा जाति है, नट जाति है ना, इन जातियों पर जिस तरह के आरोप लगाते हैं तो आदिवासियों की तरफ आरोप लगाए जाते हैं। तो क्या चिंता मत करिए, हम आपके बसन, हम आपकी सेवा इकाई करेंगे, आपके बसन वगैरह चुरा नहीं लेंगे, बर्तन चुरा नहीं लेंगे। हम जड़ जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमत कुचाती, हर तरह से हम जो है असहाय हैं। पाप करत निसी बासर जाई, इसलिए पाप करते रहते हैं। नहीं पट कटी ना ही पेट आधाई, ना कपड़ा है और ना ही पेट कभी पूरा भरा हुआ दिखाई पड़ता है। और सपने धम्म बुद्धि आस्काऊ, यह रघुनंदन
दास प्रभाव, कि इस दास पर आपका ही प्रभाव ये आया है। और रामचंद्र जी ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए तो शबरी और जो प्रसंग हमको मिल रहे हैं उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। समय किसी में है तो हर चीजों को उसमें रख के चलना पड़ेगा। और दूसरी ओर एक पंक्ति बड़ी जो स्त्री पुरुष के समन्वय को लेकर विचलित करती रही है। केवल हम तुलसीदास में जब पढ़ते हैं तो एक ही पंक्ति के आधार पर उनको तौल देते हैं, विचार बना लेते हैं। दौड़ सवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पंक्ति सही है गलत है, किस संदर्भ में कही गई है, ये सैकड़ों तर्क हमारे पास है। लेकिन ये निश्चित है कि तुलसीदास का मंतव्य स्पष्ट रूप से ये नहीं रहा होगा कि जो व्यक्ति राम और सीता के युगल रूप को पूरे विश्व का आधार बना ले और सिया राम में सब जुग जानी, जो सिया और राम में स्त्री और पुरुष के युगल में जो सब रूप को देखता हो वह इस प्रकार स्त्री की उपेक्षा कहीं नहीं कर सकता। दूसरी ओर हमको यह भी देखना पड़ेगा कि आज जिस नारी उन्मुक्तता की बात की जाती है, प्रोफेसर दीक्षित ने अभी संकेत किया था कि आज के जो नारी विमर्शों में जो हमारी लेखिका या लेखक हैं जिस प्रकार से अश्लीलता के स्तर तक उतर आते हैं और अपने एक उत्तेजनापूर्ण या सनसनीखेज बात को कहकर अपने को समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं, तो तुलसी पर के समय में ये बहुत विचित्र था कि पर्दा प्रथा वहां पर थी। लेकिन तुलसीदास ने अपने जिस रामराज की कल्पना की थी वहां पर उन्होंने नारी को स्वच्छंदता दी थी। उन्होंने पर्दा प्रथा अपने यहाँ नहीं अपने काम में कहीं पर रखी थी, लेकिन उनकी नारी और नर दोनों जो है वह एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठावान थे, यहाँ दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप देखें कि बलदेव पिता की अगर बात करें, यहाँ पर कृष्णचंद्र पिता की बात करते हैं, राम जन्म का प्रसंग है, वहां पंक्तियां आती हैं। बीथिल कुमकुम बीच अर्गजा अबीर उड़ाई, नचही पुर नारी प्रेम भर देह दशा बिसराई। अब न देह का ध्यान है न उसका ध्यान है, सब लोग नाच रहे हैं और कैसे नर नारी दोनों नाच रहे हैं, कोई बंधन वहां पर लगा हुआ नहीं है। समान भाव वहां पर दिखाई पड़ रहा है तुलसी के काव्य में नर नारी को लेकर। इसे देखें, नृत्य करही नट नटी नारी नर अपने अपने ढंग, मनौ मदन रत विविध बोध धरि नटत स्वदेश सुरम। सब नाच रहे हैं अपने अपने मग्न होकर, अपनी अपनी कलाओं को दिखा रहे हैं। कहीं दोनों में कोई अंतर वहां पर नहीं है। समाज के ये दोनों ध्रुव या कहें दोनों पहिए गृहस्थी के जो है वह बराबर के साथ संचलित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। राम का जो स्वयंवर होता है, राम के स्वयंवर में सीता का स्वयंवर होता है, राम और लक्ष्मण दोनों नगर में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनको देखने पर कोई पाबंदी लगी हुई नहीं है। किसी भी स्त्री की सोच पर पाबंदी नहीं है राम और लक्ष्मण को देखने की। पूर्ववासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई, नारी विलोकई हर्ष ही, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धर, मूरत परक अनु। कोई भेद नहीं वहां पर। स्त्री को पुरुष को देखने का पूर्ण अधिकार वहां पर है, पुरुष को स्त्री को देखने का पूर्ण अधिकार वहां पर है, लेकिन कुदृष्टि जो है वहां पर वर्जित है। उस कुदृष्टि से हमको बचना चाहिए। और आज जो स्वच्छंदता उन्मुक्तता के नाम पर हम जिस ओर जाना चाहते हैं, शायद उस पर कहीं अंकुश लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह राम राज्य में जो प्रज्ञा तुलसी ने की है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को जो है हर कार्य में समानता उन्होंने दी। और पति भी जो है कि पत्नी को बड़े दायित्व नहीं है कि वो एक पति धर्म का पालन करे, पति का भी ये दायित्व है कि वो एक पत्नी व्रत का पालन करे। और आप ये देखेंगे कि दशरथ की भले 4 रानियां हुई हों, लेकिन उसके आगे जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आते हैं, सबकी एक ही रानी होती हुई दिखाई देती है। यह एक तुलसी का बोध है जो आने वाले समाज के संदेश देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये वही तुलसी है जो कहता है कि 200 सुंदर सीता जाए। राम के 4 पुत्र हैं, लेकिन दशरथ के लक्ष्मण के सबके 2-2 पुत्रों के नाम आपने पढ़े होंगे। मैंने किसी के 4 पुत्र नाम नहीं पढ़े, 2 नाम पढ़े। आप आज लिखते हो बच्चे 2 ही अच्छे, तुलसी बाबा 400 साल पहले लिख रहे हैं 200 सुंदर सीता। इसलिए वह कालजयी रचनाकार है। वे समानता की बात करते हैं।
विवाहेतर संबंधों में वह आज की उपन्यास नायिकाओं की भांति जो है छूट नहीं देना चाहिए। उनके लिए विवाह एक संस्कार है। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचक्रम पति हितकारी। दोनों का परस्पर संबंध है। नर और नार राम गुण गाने, करही दिवस निशि जात न जाने। जात का पता नहीं है, लेकिन जिस दिन राम का ध्यान करते हैं तो ये जो बराबरी का एक समानता भाव के साथ तुलसी जिस समाज को लेकर चल रहे हैं, ये उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण चरण है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि राम और सीता वनवास को जाते हैं तो पैदल पैदल जा रहे हैं। राशि ठाट उनके पास नहीं है। सीता थकान से थक गई हैं, प्यास से बेहाल हैं, पैर में कांटा चुभ गया है, लेकिन तुलसी के राम जो है सामान्य व्यक्ति बनकर उनके पैरों से कांटा निकालते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये तुलसी को, नारी को सम्मान देने वाली बात है। ये ताड़न के उससे जब देखेंगे तो शायद इसकी प्रतिपूर्ति कहीं होती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर उनके मन में नारी के प्रति कोई भाव होता तो कम से कम तुलसी ये तो नहीं लिखता, कतविधि सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुखनाई। शायद इससे बड़ी पीड़ा नारी की अनुभव करने वाला दूसरा कवि कोई नहीं हुआ है। एक प्रसंग और इस संदर्भ में याद आता है, जब बाली का वध करते हैं राम सुग्रीव के लिए, सुग्रीव को जो राज मिलता है, तो वहां पर बाली जो है राम से प्रश्न करता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। राम जब उसको उत्तर देते हैं, वह आज के वर्तमान संदर्भों में सोचे कितना सटीक बैठता है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम है चारी, और इन्हीं दुदृष्टि विलोकई जोए, कहीं बधे कछु पाप न पाप। आज जिस प्रकार से निर्भया कांड आदि कांड हुए हैं, और उनके दोषियों को अगर फांसी की सजा दी जाए, या तमिलनाडु की तरह वो डॉक्टर पर जो जिसने बलात्कार किया था उसको जनता के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि राम, तुलसी के राम, उसको भी क्षमा करते हुए राम पर नारी के सम्मान की प्रतिष्ठा रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मित्रों, बातें बहुत सी हो सकती हैं, बहुत से प्रसंग हैं। तुलसी का चाहे दर्शन उठाकर देख लें, शास्त्रों की, लोक और वेद की बात करें, शास्त्र और वेद की बात करें, या हम तुलसी के साहित्य में विभिन्न छंदों की बात करें, तुलसी का पूरा साहित्य जो है एक समरसता स्थापित करते हुए दिखाई पड़ता है। आप सबने मुझको जो मौका दिया यहाँ पर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत और अंतरराष्ट्रीय मैं कह सकता हूँ एक सशक्त हस्ताक्षर के श्री सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, संस्था के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी, अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी, और इसी संस्था के बहुत सक्रिय और राजधन पत्रिका का प्रबंधन का कार्य देख रहे पवन दादा जी, और हमारे मित्र जिनको अभी आपने सुना पवन अग्रवाल जी, और इस कार्यक्रम का पूरा जो ताना बाना ढांचा आप कह सकते हैं उसका संयोजन करने वाले हमारे बलजीत जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, और जैसा कि कहा कि इस अवध की सेमिनार को, गोष्ठी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बदलने के लिए जो आपने देखा अभी सुरेश शुक्ल जी का सम्मान किया गया, ऐसे हमारे भी मित्र हैं, वो बड़े भाई हैं, ऐसा उनका भी एक बार स्वागत। मित्रों, मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि मंगलवार और शुक्रवार मेरी ओपीडी होती है मेडिकल कॉलेज में। पहले तो मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूँ एक कि मैं कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक चिकित्सक हूँ, और मरीजों की सेवा करना मेरा प्राथमिक दायित्व है। उसके कारण मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं देर से पहुँचा। अध्यक्ष जी से मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि अध्यक्ष जी आ गए थे, मैं नहीं आ पाया। मुझे विषय दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी। दोस्तों, किसी भी भाषा अगर वो बोलचाल की भाषा बनी रहेगी, केवल संवाद की भाषा बनी रहेगी, संप्रेषण की भाषा बनी रहेगी, तो शायद जो एक 360 डिग्री में किसी भी चीज का विकास होता है, चौकों की विकास, बौकों की विकास जिसको हम बोलते हैं, और मैं जिसको 360 डिग्री बोल रहा हूँ, उसमें शायद ये 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री तक पहुंचेगी।
तो इसको बहुमुखी अगर बनाना है, सब पूरी तरह से समृद्ध करना है, तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो वो इससे अछूता नहीं रहना चाहिए, तभी वो भाषा की चरमोत्कर्ष है, भाषा की वो अच्छी परिणति है। तो ऐसा ही एक चिकित्सा क्षेत्र है। आप शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इसलिए मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी कैसे आई और हिंदी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में हमारे जब से ब्रिटिश आए तो 200-250 साल पहले तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी वो हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति थी, शिक्षा पद्धति भी अपनी थी और चिकित्सा पद्धति भी अपनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने राज्य किया 1757 से ईस्ट इंडिया के माध्यम से और 1857 से बकायदा पॉलिटिकल पावर के रूप में, तो उन्होंने दो काम बहुत बखूबी किए। हमारे शिक्षा तंत्र को तहस-नहस कर दिया, हमारे चिकित्सा तंत्र को तहस-नहस कर दिया। और फिर जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आया, मैं तो नहीं कहता हूं कि मेरा दुर्भाग्य है, मैं इसका विद्यार्थी हूं, जी नहीं, उसकी भी जरूरत है, क्योंकि पिछले 800-900 सालों में जो हमारा चिकित्सा विज्ञान था उसका विकास नहीं हो पाया। और इसके कारण नहीं हो पाया क्योंकि हम गुलाम रहे। तो इस गुलामी के वर्ष में जो हमारी चिकित्सा धरोहर थी, जो हजारों हजार साल पुरानी थी, हमारे जो सुश्रुत और चिकित्सक जो हमारे चरक हुए, उनके पास ऐसी ऐसी विधा थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुश्रुत ने 3500 तरह की सर्जरी अपनी पुस्तक में लिखी, 3500 तरह के, 1700 से ज्यादा ऐसे उपकरणों के चित्र मिलते हैं जो सुश्रुत के समय सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो विधा हमारी पीछे छूट गई गुलामी के कारण, और यही भाषा के साथ हुआ। उन्होंने अभी जैसा पवन जी कह रहे थे कि 75 साल में बहुत कुछ हुआ, शिक्षा के साथ, चिकित्सा के साथ, इतिहास के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ की गई। तो चिकित्सा जगत में भी ऐसा ही हुआ कि हमने मॉडर्न मेडिसिन को पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा, अंग्रेजी में समझा, अंग्रेजी में लिखा, यही सब चलता आ रहा था। लेकिन एक छोटी सी व्यथा थी। अभी भी आप एक सर्वेक्षण करिए कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, मैं तो जब मेरा प्रवेश हुआ यही की एजेंसी से मैंने एमबीबीएस किया, नहीं किया, तो तब तो कम लोग आते थे। एजेंसी जब शुरू हुआ तो एक साल में 31 ही विद्यार्थी आते थे, लेकिन अभी तो 250 बच्चे आते हैं। लेकिन अभी भी आप सर्वेक्षण करें, उनसे एक प्रश्न पूछें कि प्राथमिक शिक्षा आपकी हिंदी में हुई है या अंग्रेजी में हुई है, आपको मालूम उत्तर क्या मिलेगा? 80% की शिक्षा हिंदी में हुई है, उनकी मातृभाषा में हुई है। अब मातृभाषा में पढ़ के निकले, अब अचानक उनको अंग्रेजी भाषा में एमबीबीएस पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे समय जो लोग एमबीबीएस कर रहे थे उसमें बहुत से बेचारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे नंबर थे, सीपीएमटी पहले कहलाता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन वो बेचारे फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए क्योंकि उन्हें चिकित्सा विज्ञान तो समझ में आता था लेकिन चिकित्सा विज्ञान की भाषा समझ में नहीं आता। और ये सिलसिला जब लोगों को पता चला तो आज भी हमारे यहाँ जब 250 प्रथम वर्ष के छात्र आते हैं उनको पहले अंग्रेजी की क्लास पढ़ाई जाती है, चिकित्सा विज्ञान बाद में पढ़ाई जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा कि ज्ञान के लिए भाषा एक हमारा अवरोध क्यों होना चाहिए। तो अब मैं आता हूं कहां से शुरुआत होती है। अभी तो बहुत उपलब्धियां हो गई है चिकित्सा क्षेत्र में। एक छोटी सी यात्रा मैं आपके साथ साझा करता हूं। चलिए हम चलते हैं 32 वर्ष पहले, वर्ष 1991 की बात है। मैं एमबीबीएस करने के बाद इसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एमडी का छात्र था। अचानक दिमाग में कीड़ा काटा कि क्यों ना हम राष्ट्रभाषा के प्रति अपना वो दिखाएं, एक सदा सहता और मित्रता और आत्मीयता। जैसे आप लोग पीएचडी करते हैं तो आपको पीएचडी का एक शोध ग्रंथ लिखना पड़ता है, थीसिस लिखनी पड़ती है। हम लोग एमबीबीएस के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं यानी एमडी करते हैं तो उसमें भी हमें एक थीसिस लिखनी पड़ती है, और वो थीसिस होती है वो अंग्रेजी में मैंडेटरी कंप्लीटली होती है। अब मेरा सौभाग्य कहिए, अब मैं कहता हूँ सौभाग्य, उस समय मेरा 1991 में 1991 में दुर्भाग्य था कि जो हमारे विभागाध्यक्ष थे वही हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे। तो मैं डरते डरते उनके पास गया विभागाध्यक्ष के रूप में, उनसे मिला अपने विभाग में। मैंने कहा कि सर मेरी इच्छा है कि इंग्लिश तो मैंडेटरी है, तो मैं चलिए अंग्रेजी की तो मैं 4 भाषा लिखूंगा, 4 थीसिस जमा करनी पड़ती थी 4, लेकिन मेरी इच्छा है कि सर मैं हिंदी में लिखूं और उसे स्वीकृति आप हिंदी में दें। बोले तमिलनाडु से एग्जामिनर आ गया तो मैंने कहा इसीलिए तो मैं चाहता हूँ सब 4 थीसिस में अंग्रेजी में लिख रहा हूँ,
लेकिन 4 थीसिस मैं हिंदी में लिखूं, 4 कॉपी, 4 प्रतियां, और आप स्वीकृति उसको हिंदी में दे रहे हैं। बोले बहुत पैसा खर्चा होगा, दुगना पैसा तुम्हारा खर्चा होगा। मैंने कहा सर मंजूर है। मेहनत ज़्यादा लगेगी, मैंने कहा सर मंजूर है। समय ज़्यादा खर्च होगा, मैंने कहा वो भी मंजूर है। बड़ी तकनीकी शब्दावली को उसमें करने में वो भी लगता है, मैंने कहा वो भी मंजूर है। तो बोले अच्छा ठीक। तो मैं अपना उसका शोध पत्र में पहले जैसे प्रोफोमा जमा होता है वो ले गया, उन्होंने बाकायदा लिखा हिंदी में अग्रसारित। अभी आप तालियां तो छोड़िए, अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि आपको क्या बजाना है, शेर या ताली। अब आगे की स्टोरी आइए। ताली तो आपने बहुत बजाई। 3 महीने बाद एज ए प्राचार्य, क्योंकि वो विभागाध्यक्ष भी थे, प्राचार्य थे, उन्होंने लिखा डियर डॉक्टर सूर्यकांत, थीसिस इज टू बी सबमिटेड इन इंग्लिश ओनली। अब मैं गया, मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ, कुछ गलती हो गई छात्र से, कुछ क्या हुआ? नहीं वो सब ये सब वो जो है ना, ये मतलब ऐसे ही है, शोशेबाजी है। नहीं जो जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट योर थीसिस इन हिंदी। तो मैंने फिर पूछा सर मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ, समय ज़्यादा खर्च करने और मेहनत ज़्यादा करने को तैयार हूँ, राष्ट्रभाषा के प्रति मैं समर्पित हूँ। सर आपने भी तो देखे ना, ये लिखा था आगे सारे कहने नहीं। और फिर उन्होंने कहा बहुत बकवास कर ली तुमने, गेट आउट। तो हमने कहा गेट आउट तब हो जाते हैं भाई गुरुजी बाप। तो मुझे याद आया चाणक्य का, कि चाणक्य ने एक बार शिखा खोली। अब शिखा तो नहीं थी उस समय, लेकिन हाँ मैंने यहाँ बिंदु पे कुछ महसूस किया। मैंने कहा चलो भाई अब खोल लेते हैं। उम्र तो मेरी 24-25 की थी, लेकिन मैंने तो आप बहुत लोगों को मालूम होगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध था। कुलपति थे हरे कृष्ण अवस्थी जी, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, आप सब जानते हैं। तो मैंने गया, बोले हाँ, बोले साहब मेडिकल कॉलेज कोई लड़का आया आपसे मिलने। बोले हाँ भाई बताओ क्या बात है। बड़े आदमी थे, आप समझते हैं 6-7 बार के एमएलसी रहे और मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। अरे वो तुम्हारा प्राचार्य है, मैं भाषा तो नहीं इस्तेमाल करते, मेरे प्राचार्य दुनिया में नहीं है। अरे वो भाई वो तो थोड़ा उन्होंने कुछ कहा ऐसा, उनका कुछ अच्छा नियम नहीं होगा। बोले लाओ क्या लाए हो? हमने कहा साहब अपना निवेदन प्रत्यावेदन लाए। बोले लाओ, प्राचार्य केजीएमसी हिंदी में शोध ग्रंथ जमा करने की स्वीकृति लिख दियो। तालियां बजाओ। तो हमने कहा गुरुजी डरते डरते प्राचार्य के कमरे पहुंचे। हमने कहा सर वो कुलपति जी से अनुमति मिल गई है तो सर मैं लिखना प्रारंभ करूं? देखा अच्छा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, हाँ तो जाओ वहीं जमा कर दो, हमारे मेडिकल कॉलेज में तो नहीं हो सकती, वहीं जमा कर दो। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो कह रहे हैं वहीं जमा कर दो। तो बोले ऐसा करो, हमारे ऊपर भी चांसलर होता है कुलाधिपति, तुम गवर्नर साहब के पास चले जाओ। तो थोड़ा सा तो मैं जागरूक था, तो मुझे पता था कि गवर्नर थे 20 सत्यनारायण रेड्डी। आप गूगल सर्च करिए 1991 में कौन था गवर्नर, 20 सत्यनारायण रेड्डी। मेरे दिमाग में एक आया होगा वही नॉर्थ साउथ दक्षिण भारतीय ये वो। तो मैंने कहा कहीं और हम दलदल में ना फंस जाए। तो हिम्मत जुटाई, वहाँ भी गए और मैं कहा हमें एक अपार्टमेंट चाहिए। पहुँच गए, बोले हाँ बताओ। मैंने कहा ये समस्या है। तो बोले तुम कुलपति के पास तो नहीं गए? हमने कहा साहब गए, ये हुआ तो नहीं क्या बोले। उन्होंने फिर लिखा दोबारा कुलपति को कि इसको हिंदी में स्वीकृति कराकर हमें सूचित करें। फिर बता दो, बस आखिरी बात है। तो फिर उन्होंने फाइल गई वहाँ और फिर उन्होंने लिखा कि कुलाधिपति महोदय के अनुसार इनको जो है डॉक्टर सूर्यकांत को हिंदी में लिखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मैं फिर क्या, मैंने कहा अब तो यार मतलब आदमी कुछ तो डर खौफ खाएगा, गवर्नर भाई बहुत बड़ी चीज होती है। तो बोले ठीक है जाओ गवर्नर हाउस में जमा करो। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा इस मुझे मेरे तरह सलाह दी वो अमर उजाला में पत्रकार थे। बोले देखो भाई सूर्यकांत जी ऐसा है, जब देश सीधे उंगली से घी ना निकले फिर टेढ़ी करनी पड़ती। मैंने कहा क्या करूँ? बोले अब कुछ आप कुछ मत करो, अब मैं करता हूँ। तो अगले दिन मैंने देखा सब अखबार भरे हुए थे कि केजीएमसी के युवा चिकित्सक के साथ हिंदी प्रेम के साथ भेदभाव ये वो तानाशाही प्रिंसिपल की तरह। मैंने कहा अखबार पढ़ लिए, मैं तो मुझे आज भी टर्मिनेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने कहा ये क्या करवा दिया आपने? कह नहीं चिंता मत करो। हमने कहा हमें तो निकाल दिया जाएगा, एमडी तो गई हमारी। नहीं कुछ नहीं होगा। हम वो आया, मुझे एक चिट्ठी मिल गई
कि डॉक्टर सूर्यकांत आज जो है वो यहाँ पर कदाचार कर रहे हैं, आप जो है वो इस तरह की उल्टी सीधी खबरें मीडिया में ले जा रहे हैं। मैंने छोटा सा उत्तर लिख दिया, मैंने कहा साहब मेरा सब कोई याद नहीं है और ना ही मैंने कोई प्रेस विज्ञप्ति दी है, ना किसी मीडिया से समझ किया है कि किसी को पता चला होगा तो अपने आप लोगों ने लिखा। खैर इससे भी काम चलने वाला नहीं था। हमारे प्राचार्य जी थे बड़े 500 से ऊपर तो उनके मुकदमे चल रहे हैं, तरह तरह के, बहुत सारे, करप्शन से लेके और पता नहीं कौन से। जैसे किसी को अच्छे काम करने की आदत होती है, किसी को नेगेटिव और रिसर्च करने की आदत होती है, उन्हीं में से कैटेगरी में चलते हैं। खैर दुनिया में नहीं है तो इससे गुरु जी हैं मेरे, मैं नमस्कार करता हूँ जहाँ भी हो। तो फिर भी बात नहीं हुआ। फिर वही हुआ, विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर हिंदी में थीसिस जमा नहीं होगी तो कहाँ होगी, और उत्तर प्रदेश से एक बहुत खूबसूरत प्रस्ताव पारित हुआ। आप जा सकते हैं, 14 अगस्त 1991 का एक प्रस्ताव है विधानसभा से, दोनों सदनों से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य उनका नाम मैं लूंगा नहीं, को ये आदेश दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर डॉक्टर सूर्यकांत को हिंदी में उनका एमडी का शोध प्रबंध लिखने की अनुमति प्रदान करें, नहीं तो उन्हें उनके पद से पदमुक्त माना जाएगा। अब असली बता, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, कहीं तो करना ही था। तो मुझे मालूम नहीं था कि हिंदी भाषा में इतनी मजबूत ताकत है कि पूरे लखनऊ का, पूरे प्रदेश का जो हमारा हिंदी समाचार जगत है, मीडिया है, वो सब हमारे साथ खड़ा हो गया। हमारे हिंदी प्रेमी हैं, बहुत से लोगों ने मतलब बहुत ये जानने की कोशिश की भाई ऐसा कौन है, मतलब पागल बहुत होते हैं लेकिन इतना बड़ा पागल कौन है। उसके पहले एक चीज और हुई थी, थीसिस कमेटी ने मुझे बुलाया उसके पहले, ये प्रस्ताव पारित होने के पहले। बोले जानते हो तुम जिद कर रहे हो? हमने कहा सर जिद हम थोड़ी कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। बोले तुमने ये क्यों? हमने कहा साहब उन्होंने अनुमति दी थी तो हमने लिखी। बोले अब नहीं अनुमति दे रहे तो बंद करो। हमने कहा सर अब तो गाड़ी निकल गई है, बंद नहीं हो सकती। बोले तुम्हें मालूम है, सीधे सीधे शब्दों में आ गए कि जो तुम्हारे प्राचार्य हैं वही तुम्हारे विभागाध्यक्ष हैं, वही एमडी का एग्जाम लेंगे, तुम फेल हो जाओगे। मैंने कहा सर मुझे मालूम है मैं फेल हो जाऊंगा। बोले फिर भी? हमने कहा जी तो क्या करोगे? हमने कहा सर 1992 में मुझे एग्जाम देना है, 1994 में गुरुजी रिटायर हो जाएंगे, तो 1992 में फेल हो जाऊंगा। और देखिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी एक मिली हुई है और मैं 2 साल नौकरी कर लूंगा, जब वो 94 में रिटायर हो जाएंगे तो 95 में इम्तिहान दे दूंगा, फिर पास हो जाऊंगा। तो हमारे गुरु जी अभी भी है, त्रिलोक चंद गोयल, टीसी गोयल साहब, वो थीसिस कमेटी के हेड थे। बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ तो तुम्हारा तुम कुछ नहीं कर सकते। ये अलग बात है, गुरु जी ने उस समय मेरा विरोध किया, लेकिन डॉक्टर टीसी गोयल में नमन करता हूँ, अभी भी है इस शहर में, सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। उन्होंने अभी कुछ साल पहले सर्जरी की एक किताब लिखी है, वो भी हिंदी में। तो एक छात्र अपने गुरु को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। बहुत साल बाद उन्हें याद आई, लेकिन और आप मुझे बुला के कहते हैं यार मैंने तेरे साथ गलत किया, थीसिस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैंने तुझे गलत डायरेक्शन दिया। एनीवे, अब प्रश्न यहाँ उठता क्या हुआ, अगले दिन मुझे जब मैंने ये लेटर वहाँ जमा करवाया तो मुझे लिखा डियर डॉक्टर सूर्यकांत, प्रिंसिपल की ओर से, अंग्रेजी में, you are allowed to submit your thesis in Hindi as per resolution passed in UP Assembly on 14 August 1991। तो वो तो मिल गई। अब असलन मूल आता है कि डॉक्टर सूर्यकांत पास हुए कि फेल हुए, और ये मान के चलिए कि 1992 में अकेला दुनिया का मैं पहला छात्र था जो फेल होने के लिए पढ़ रहा था, फेल होने की तैयारी था। मेरा रिजल्ट पहले से आउट था, हर किसी को मालूम था कि एक रिजल्ट तो पढ़ता है एमडी का, वो डॉक्टर सूर्यकांत का, इनका तो पेपर में फेल ही निकलता है। तो हुआ क्या, फेल हुए। अब फेल हुए होते तो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष कैसे बन जाते? तो हुआ क्या, अगर आप सच्चे मन से किसी साध्य को अपनाते हैं, साधना करते हैं, तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है। और अब बारी ईश्वर की थी, मेरा काम तो हो गया। इसीलिए शायद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म करो, आउटकम नहीं देखो। मैंने भी नहीं आउटकम देखा, मैंने तो तैयारी कर ली थी फेल होने की, मैंने तैयारी कर ली थी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने की 1992 में, और 2 साल बाद जब वो गुरुजी रिटायर हो जाएंगे तो 1995 में पुनः एमडी परीक्षा दें, मैंने सब तैयारी कर ली। लेकिन ईश्वर ने कहा कि चलो मेरी परीक्षा का तुम पास हुए, अब मेरा रोल देखो, अब मेरी भूमिका शुरू होती है। तो मैंने कहा ना उनके ऊपर 500 के ऊपर मुकदमे चल रहे थे। 1992 नवंबर की बात है, मैं एमडी की तैयारी कर रहा था, तो इतनी अच्छी तैयारी की मैंने कि आप घबरा जाएंगे।
16-17 घंटे पढ़ाई। जिद ये थी कि ये मुझे फेल करें, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर कम से कम ये तो मन में गलती लेके जाए कि यार ये गलत लड़के को हम फेल कराएं, यार ये विभाग सही नहीं कर रहा है, प्राचार्य सही नहीं कर रहा है। और सब जानते थे, पूरा मेरा छात्रावास, कि भैया क्यों पढ़ते हो, तुम्हें फेल हो रहा है, लाइब्रेरी में क्यों बैठे रहते हो। मैंने कहा सिर्फ एक एहसास देना चाहता हूँ भाई, जो बाहर से हमारा परीक्षक आएगा, कि एक गलत लड़के को हम फेल कराएं। चलिए ठीक है, उससे क्या होगा, अभी कोई बात नहीं, मेरी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। और मैंने कहा पढ़ना तो वैसे ही है, मरीजों के लिए पढ़ना है, आगे जिंदगी भर तो यही तो करना है, ज्ञान नहीं होगा तो आप मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। अब सोचिए 1992 के नवंबर में क्या होता है, अगस्त में तो जो हुआ था वो हो गया, विधानसभा ने साथ दे दिया, दोस्तों और मित्रों ने साथ दे दिया, हिंदी प्रेमी ने साथ दे दिया। 1992 में मैं थ्योरी का एग्जाम लास्ट पेपर था, थ्योरी हो गई, उन्हीं के अंदर में वही विभागाध्यक्ष वही प्राचार्य। प्रैक्टिकल होने वाला था मेरा 18 नवंबर 1992 और 15 नवंबर को हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है जो उनके पुराने मुकदमे चल रहे हैं। मेरा कोई हाथ नहीं, मैं किसी जज को नहीं जानता, मैं कहीं नहीं गया, मैं पहले डिसीजन आता है, प्रिंसिपल ऑफ केजीएमसी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज ऑल पोस्ट। तो आप सच मार्ग पे बढ़ते हैं, संघर्ष के मार्ग पे बढ़ते हैं, तो आखिरी फेज जब आता है, अभिमन्यु बेचारा मारा गया 7वां फेज में, क्योंकि ईश्वर का शायद पूरा उसको नहीं हो पाया, वो घर में सो गया था, पूरी ट्रेनिंग नहीं हो पाई, लेकिन मैं अभिमन्यु नहीं मरा, मेरा बलिदान नहीं हुआ। और 15 नवंबर को उनसे बहुत पीड़ित थी, अकेले डॉक्टर सूर्यकांत नहीं थे। मैं जब सुबह उठा, अखबार पढ़ भी नहीं पाया था, तो हमारे छात्रावास के कर्मचारी और वो सब ये मालाएं नहीं, पूरे मालाओं का ढेर लेके मेरे छात्रावास के सामने, वो भी टॉप स्टोरी में, लिफ्ट में भी नहीं आया था, मैं 411 नंबर कमरे में रहता था, 4वीं मंजिल पे छात्रावास के, सब लेके खड़े थे माल्यार्पण करने के लिए कि इस पिछले इतने सालों से जो काम कोई नहीं कर पाया, साहब आपने कर। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, कह रहे साहब वो आपने टर्मिनेट करवा दिया। मैंने कहा मैंने क्या भाई, मैंने भी टर्मिनेट करवा दिया भाई, ईश्वर की जो होनी थी वो होनी। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं यूजुअली बताना नहीं, लेकिन आज अपने लोग बैठे वो बता देता हूँ। मुझे कष्ट हुआ इसका नहीं कि फेल हो गया, मतलब इस मैं एमडी की परीक्षा दी, लेकिन वो एग्जामिनर नहीं थे, विभागाध्यक्ष नहीं थे, प्राचार्य नहीं थे, तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। तो उसी हिंदी में लिखी हुई थीसिस के लिए जब एमडी का रिजल्ट निकला तो मुझे एमडी में स्वर्ण पदक मिला। ये थी चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी की बहुत बड़ी छलांग। और मजे की बात कि हमारे प्राचार्य और विभागाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए और उन्हें इतनी रिलीफ मिली, वो भी 3-4 महीने के बाद, तब तक मैं रिजल्ट निकल चुका था, मैं पास हो चुका था, मैं सीनियर रेजिडेंट बन चुका था। जूनियर सीनियर रेजिडेंट माने जूनियर डॉक्टरों का बॉस होता है, उसको सीनियर रेजिडेंट बोलते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको ये रिलीफ मिली कि इनको जो है रीस्टेट किया जाता है एज ए प्रोफेसर, लेकिन ये हेड नहीं बन सकते, ये प्रिंसिपल नहीं बन सकते, इनके पास कोई फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं दी जा सकती। तो हम दोबारा भी एमडी का एग्जाम देते तो भी मेरे एग्जामिनर हेड नहीं बन सकते। ईश्वर जब आपका साथ देता है तो बड़ी मजबूती और बड़े आत्मीयता के साथ देता है, एक पैट्रोनेज के साथ देता है। उसी दिन मैंने ठाना कि अब तो जो मुझे जीवन में फेल होने के लिए तैयार था, मुझे पास दिया, किस दिया, ये भाषा नहीं मुझे किया, तो मैं अब भाषा की सेवा करूँगा। और उसके लेके बहुत सारे उदाहरण हैं कि मैंने 19 किताबें लिखी हैं, उसमें से 7 पुस्तकें चिकित्सा की, मैं साहित्यिक नहीं लिखता हूँ भाई, ना मुझे आता है। 7 पुस्तकें मेरी हिंदी में हैं, एक पुस्तक मेरी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी छापी है। किसी भी किताब की मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूँ, सब पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मैं किताबें लिखता हूँ और बंटवाता हूँ। बहुत सारे लेख आप लोगों ने पढ़े होंगे मेरे, चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर हर अखबार में छपते रहते हैं। आज भी विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो मेरे बहुत सारे लेख छपे हुए हैं। और जो किताब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापी है, आप सबको रुचि के हिसाब से बता दो, मात्र 82 रुपए की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस की कोई किताब 82 रुपए मिल सकती है, क्योंकि मैं रॉयल्टी नहीं लेता हूँ, मैंने लिख के दे दिया पहले ही। और वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में उपलब्ध है। उसका नाम है खर्राटे हैं खतरनाक। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अपने आत्मा से पूछो खर्राटे आते हैं कि नहीं। वो आत्मा ना बता पाए तो अपनी पत्नी से पूछो, वो बताएंगे। तो उस जिस किसी को आते हैं वहां से निकले, पुस्तक ले लें, पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं और समाधान कराएं। कहीं कोई रह जाए गुंजाइश तो मेरे पास आ जाए। मंगलवार और शुक्रवार को मेरा दिन होता है, शुक्रवार। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अब
उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो है हिंदी भाषा में हुई। और जब मैं 2011 में विभागाध्यक्ष बना तो मैंने ऑर्डर कर दिया सबको, अब एमडी में हमारे छात्र कोई तमिलनाडु से आता है, कोई केरल से आता है, और मेरा पहले दिन उनको कहा होता है कि 3 महीने के अंदर हिंदी सीख लो, नहीं हम तुम्हें डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। आप चाहे तमिलनाडु का हो, तेलंगाना का हो, केरल का हो, आंध्रा का हो, कर्नाटक का हो, उसको अल्टीमेटम हम पहले दिन देते हैं, 3 महीने के अंदर हिंदी सीख लो, नहीं हम तुम्हें डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हमारा मरीज हिंदी बोलता है, उसको हिंदी में बात करनी पड़ेगी, और बिना मरीज के आप डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक मरीज से बात नहीं कर सकते। जितने भी दिशा, अब देखिए डॉक्टरों के पर्चे क्या लिखे होते हैं, टैबलेट ये, एक तो डॉक्टरों की गंदी राइटिंग, टैबलेट ये, TDS। अब कितने लोग इस फॉर्म में डालते हैं TDS क्या होता है, BD क्या होता है, QID होता है, बहुत कम लोग डालते हैं। तो ये रेजिडेंट जब मैं बैठता हूँ OPD में, इनको मैं कहता हूँ तुम्हारी उंगलियों के 10-10 टुकड़े कर दूंगा। लिखो हिंदी में, सिरप ये 2 चम्मच दिन में 3 बार, ये गोली दिन में 2 बार, ये इनहेलर सुबह शाम, और ये हर पर्चे पर हमारे यहाँ हर डिस्चार्ज कार्ड पे आपको मिलेगा। फिर एक नई पहल हुई, और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का 3 साल पहले मेरे पास फोन आया डायरेक्ट। OSD ने कहा कि डॉक्टर सूर्यकांत बोल रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। मैंने कहा हाँ जी। बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश से। मैंने कहा हाँ मंत्री जी बताइए। बोले हम लोगों ने सोचा है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में शुरू की जाए, तो मुझे किसी ने बताया कि बिना आपके सहयोग के आशीर्वाद से काम नहीं हो सकता है। तो मैं आपको इस अपनी जो समिति बना रहा हूँ मध्य प्रदेश की, सभी मध्य प्रदेश के लोग मैंने लिए हैं, लेकिन आप एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा हिंदी समिति में शामिल कर लूँ। मैंने कहा बिल्कुल शामिल कर लूँ। और फिर मैं उस समिति का सदस्य बना, और वो दिन भी आया कि जब अमित शाह जी ने चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में मध्य प्रदेश पहला ऐसा भारत का प्रांत बन गया है जहां पर हिंदी भाषा में फर्स्ट ईयर की किताबें उपलब्ध हैं, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री की, और हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम चालू हो गया है। और उस कार्यक्रम में मुझे बाकायदा विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया, अमित शाह जी के साथ मंच पर बिठाया गया। मुझे मालूम नहीं था कि हिंदी के प्रति मेरा प्रेम मुझे जो है वो इतनी प्रतिष्ठा और उपलब्धि प्राप्त करा देगा। तो आप जब किसी में मेहनत करते हैं, वही करते हैं, तो आउटकम अपने आप निकलता है। लेकिन उस समय मुझे क्या मालूम था कि आगे चल के क्या होगा। बहुत कुछ हुआ दोस्तों, फिर कभी बताएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और हुई कि विश्व हिंदी सम्मेलन होता था, हमको पता नहीं होता था, लोगों को भी नहीं पता होता था। फिर किसी ने आवाज़ उठाई कि भाई चिकित्सा में भी तो कुछ होने लगा है, तो छाटिए कौन चिकित्सक है जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी की भाषा को बढ़ावा दिया है। तो मैं देश दुनिया का पहला चिकित्सक बन गया हूँ जिसे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में और 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन में लगातार आमंत्रित किया गया है, वो भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में। और इस बार मुझे पवन जी और दीक्षित जी और बादल जी के साथ जाने का मौका मिला। एकदम बिल्कुल VIP चार्टर प्लेन खड़ा रहता है वहाँ 333 दिल्ली एयरपोर्ट पे, आप जाइए और सीधे बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा। और देश में साहित्य के विद्यार्थी से लेकर उसके पुरोधा तक जिनको आदर देते हैं, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी, अभी पूरी गाथा आपने सुनी, पर कृपा और अपने पुरुषार्थ एक बहुत छोटे जनपद से चल के लखनऊ आए, और भगवान की कृपा और अपने पुरुषार्थ से आज देश में ही नहीं तो देश के बाहर भी जिनका यश फैला है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सूर्यकांत जी, बुंदेलखंड से चल के लखनऊ यहाँ प्रोफेसर, और साथ ही साथ हिंदी एकेडमिक क्षेत्र की बड़ी संस्था उसके अभी सभापति निर्वाचित हुए ऐसे प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी, अपने अवध प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय त्रिपाठी जी, महामंत्री श्रीमान द्वारिका जी, संयुक्त महामंत्री डॉक्टर बलजीत जी, कार्यकारी अध्यक्ष कुमार तरल जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार, देवियों और सज्जनों, ये अवसर आनंद का है। अभी आपने 3 बड़े विद्वानों के संस्मरण सुने। हमें भी कुछ जी के बारे में कहने का आदेश हुआ है, तो 13 फरवरी मन में उत्सुकता तो थी। 13 फरवरी 2023
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का दल दिल्ली से जाने को तैयार था। सूर्यकांत जी ने बात खत्म करते हुए कही कि वहाँ स्पेशल एक चार्टर प्लेन खड़ा था। तो जब पूरे देश के साहित्यकार पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरा समग्र भारत उस स्पेशल प्लेन में था, तो जब प्लेन चला तो लगा कि हर साहित्यकारों की बारात लेकर के जा रहा है, हिंदी की बारात लेकर के जा रहा है। ऐसा उत्साह था प्रत्येक साहित्यकार में, और लोग ऐसे आनंदित हो रहे थे, ऐसे प्रफुल्लित हो रहे थे कि जब कभी कैप्टन कहता है अगर जरा मौसम खराब है जरा सीट पर बैठ जाइए, तो लोग थोड़े घबरा करके फिर बैठ जाते थे, और 5-7 मिनट के बाद, ज्यादा लोग प्रतीक्षा नहीं करते थे, मुश्किल से 5 मिनट के बाद ही फिर जरा बैठ खोल करके फिर हुड़दंग शुरू हो जाता था। ऐसी हिंदी की यात्रा भारत से शुरू हुई। 6 घंटे बाद मलेशिया पहुंची, तो मलेशिया में जैसे ही उतरे तो 6 घंटे की थकान साहित्यकारों के चेहरे पर नहीं थी। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर गए, लगभग 1.5 घंटे का विश्राम था, तो वाईफाई अपने आप कनेक्ट होने लगी मोबाइल पर। इंटरनेशनल फोन तो बहुत कम लोग लेकर के गए थे, तो लोगों ने देखा अरे वाह व्हाट्सएप चालू हो गया, तो लोग अपना वीडियो कॉल करके घर पर बात करना शुरू कर दिए। और 1.5 घंटे लगभग एक दूसरे से वहां बात नहीं हुई, सब मोबाइल पर बात कर रहे थे कि जरा घर वालों को बता दें, जरा कुआलालंपुर का एयरपोर्ट भी लोग दिखा रहे थे, वो मन की बात भी बता रहे थे, 6 घंटे की यात्रा करके आए हैं। जब वहाँ स्वागत हुआ कुआलालंपुर में, तो अपने यहाँ गुजिया, आगे होली आने वाली थी, तो हम लोगों को लगा कि लगता है गुजिया यहाँ भी बनी है, लेकिन वो समोसा था गुजिया के आकार में वो समोसा था। उस समोसे से स्वागत हुआ, लेकिन उसके बाद लंबी यात्रा थी, 12 घंटे की। भारत के लोगों के लिए थोड़ा असहज था, क्योंकि यहाँ से दिन में गए थे, रात हो गई, फिर अगली यात्रा फिर रात में थी, यानी 2 रात्रि जहाज में व्यतीत करना था। शरीर लगभग ढालने की स्थिति में आ रहा था, लेकिन 12 घंटे की यात्रा थी। 8 घंटे कुआलालंपुर, 2 घंटे का आराम, 6 घंटे यात्रा, फिर 12 घंटे, लगभग 20 घंटे की यात्रा करके जब नांदी पहुंचे, फिजी का एक बड़ा शहर है, राजधानी तो सुआ है उसकी, लेकिन बड़ा शहर है फिजी का। जब यात्रा पूरा दल भारतीय प्रतिनिधिमंडल जब नांदी पहुंचा, जैसे ही औपचारिकताएं पूरी करके बाहर निकला, तो जो बाहर स्वागत हुआ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, शोले का वो गीत, उसी से बोला, पहली बार सुना हमने नमस्ते का जो फिजी का जो अभिवादन है, बोला से जब स्वागत हुआ, तो सारे पूरे भारतीय प्रतिनिधिमंडल की जो थकान थी बिल्कुल सेकंडों में चली गई, और लोग आनंदित होने लगे फिजी के वातावरण में, नांदी के वातावरण में। जिस ढंग से उन्होंने उत्साहपूर्वक भारतीय दल का स्वागत किया वो अद्भुत था। उनकी जरा जो चेहरे का जो रूप था थोड़ा सा अलग लग रहा था, जैसे अपने यहाँ जो प्रकृति पूजक लोग हैं ना, प्रकृति पूजक जो अभी जिनकी बात आदिवासी समाज, वनवासी समाज की कर रहे थे, जिनको प्रकृति पूजक कहते हैं, कुछ उनसे मिलता जुलता था, लेकिन अंदर की जो उनकी भंगिमा थी, अंदर का उनका जो प्रेम था, अंदर का उनका जो उत्साह था, भारत से आए हैं, वो अद्भुत प्रेम। जिस ढंग से उन्होंने स्वागत किया, नारियल पानी से लेकर के अपनी मधुर मुस्कान तक, जैसे हम लोग बस में बैठे अपने स्थान पर जाने के लिए, तो ध्यान में आया कि यहाँ का ट्रैफिक भी बाएं चलता है, भारत की तरह, यूरोप की तरह नहीं है दाहिने बाएं। तो पहली समानता ये लगी कि चलो भाई भारतीय दर्शन तो ट्रैफिक नहीं हो गए, लेकिन अनुशासन पूरा। उस दिन थोड़ा सा यातायात बाधित था, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी वहाँ के चालकों के मन में। जो निर्धारित स्थान था उसी स्थान पर रुकना। जैसे ही हमारा दल उस होटल में पहुंचा जहां रुकना था, होटल शेरेटन, तो जो भारतीय दल था वो जरा उत्साह में आ गया, जरा गेट खोल दो भाई, आगे तो आएंगे आएंगे, वहां तो जाना है हमें। लेकिन उस चालक ने दरवाजा नहीं खोला। जो निर्धारित स्थान था उसी स्थान पर पहुंचे, तब दरवाजा खुला। सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। अगले दिन जब उद्घाटन हुआ 15 फरवरी, मंच पर थे
फिजी के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी, गृह राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री। उसमें जो दो बड़ी बातें हुई, पहला कि जो वहां के राष्ट्रपति थे वो अपने पारंपरिक परिधान में थे। जैसे अपने यहाँ बेटियां छोटी स्कर्ट पहनती हैं, वो स्कर्ट पहने थे, स्कर्ट नहीं कहेंगे हम, उसी ढंग का ड्रेस था उनका जैसे अपनी छोटी बेटियां पहनती हैं, लेकिन ऊपर कोट था, टाई था, पूरा जो वहाँ का पारंपरिक वेश है। इसलिए अपने पुराने लोग कहते थे ना, अपना वेश, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना ब्रह्मण, इनको सहेज कर रखना चाहिए। उन्होंने वो सहेज के रखा है। और 1.5 घंटे के उद्घाटन कार्यक्रम में उसका जो केंद्रीय विषय था इस बार के विश्व हिंदी सम्मेलन का, वो था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर पूरा का पूरा 3 दिन विमर्श होना था, साथ में 10 उप विषय भी थे। कुल मिलाकर के 11 विषयों पर 3 दिन का सत्र था। उसी पर देश विदेश के विद्वानों ने परिचर्चा में भाग लिया, पूरे विश्व को संदेश दिया। तो उस परिधान में 1.5 घंटे के उद्घाटन सत्र में एक दूसरी बड़ी अद्भुत बात हुई। वो थी कि 1 घंटे फिजी के जो पारंपरिक उत्सव हैं उनका जो प्रस्तुतिकरण है, आप कल्पना करिए 1.5 घंटे के उद्घाटन समारोह में 1 घंटे उनकी परंपराओं को दिया गया। फिजी की जो परंपराएं हैं उन्होंने अपने जो देवताओं को निमंत्रण दिया, शांति पाठ किया जैसे अपने यहाँ होता है, पूरे 1 घंटे। एक बहुत अद्भुत दृश्य था कि उन्होंने उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी परंपराओं का ध्यान रखा। जब फिजी के महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, हम बहुत संक्षेप में आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले जब गिरमिटिया इस देश में आए, गन्ने की खेती के लिए आए थे, लेकिन उनका उस समय काम दूसरा था। लेकिन आज जो आप फिजी देख रहे हैं, इस फिजी को बनाने में उन्हीं भारतीयों का हाथ है। जो आप हिंदी बोलते हो उसको हम फिजियन हिंदी कहते हैं। यहां से उन्होंने शुरू किया। आदरणीय जयशंकर जी ने कहा कि ये तो महाकुंभ जैसा लग रहा है, हिंदी का महाकुंभ। एक नई परिभाषा उन्होंने दी विश्व हिंदी सम्मेलन को, और उस विश्व हिंदी सम्मेलन को उन्होंने महाकुंभ कहा। एक और बात हुई, वो बात समापन में मालूम चली जब वहां के उप प्रधानमंत्री समापन में आए। जिस समय मॉरिशस में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी के में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा ये घोषणा हुई, बाद में कोविड आ गया, फिर थोड़ा सा कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो उस समय सरकार दूसरी थी, लेकिन तैयारी होते होते कोविड खत्म होते जब वहां चुनाव हुआ तो सरकार बदल गई। लोग ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ी चीन समर्थित सरकार है वर्तमान की। थोड़ा व्यवधान भी आया, पिछले कोई और तिथि तय थी, 3 महीने बाद आगे बढ़ाई गई तिथि, तब फिर नई तिथि पर ये 15, 16, 17 फरवरी तय हुई। लेकिन इस विश्व हिंदी सम्मेलन का हम प्रभाव कहें या भारत की कूटनीति का प्रभाव कहें कि दूसरे दिन 16 फरवरी को वहाँ की संसद चल रही थी, 16 फरवरी 2023। तो फिजी के संसद ने हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की और संसद में भी हिंदी बोली जाएगी, इसको मान्यता प्रदान की। और इसके साक्षी बने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। उन्होंने कहा कि मैंने दीर्घा में बैठ करके वो सारी कार्यवाही देखी। सुबह गए थे, वो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है नांदी और सुबह की, फिजी की राजधानी। ये वहाँ के उप प्रधानमंत्री जो विमन प्रसाद जी आए, उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने भाषण में एक चीज और कही कि जब हम अपनी भाषा और अपनी बोली को छोड़ देते हैं, विमन प्रसाद जी ने कहा था कि जब हम अपनी भाषा और बोली को छोड़ देते हैं तो हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने तीज, अपने त्योहार, अपने उत्सव, इन सबसे दूर हो जाते हैं। लेकिन हमने फिजी में अपनी भारतीय संस्कृति को भाषा के माध्यम से पकड़ के रखा है। बड़ी बात कही अपने समापन में। तो 3 दिन में जब हमने वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप हिंदी कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे माई बाप मतलब माता पिता नहीं, पूर्वज, वहाँ पूर्वज को माई बाप बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे थे, बहुत बढ़िया हिंदी बोलते थे।
हमारे माई बाप हमें बता के गए हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, हम कुछ दोस्त हमारे मित्र बन गए थे तो उनके घर भी गए हम, उन्होंने हमें नांदी को घुमाया भी। तीनों दिन बरसात हो रही थी लेकिन भीगते भागते आनंद लिया हमने उस नांदी का। उनका हमारे माई बाप कह के गए हैं कि अपनी इस भाषा को सहेज के रखना। जब गिरमिटिया गए थे उस समय के मजदूर तो अपने साथ रामायण लेकर के गए थे। आज लगभग 9.5 लाख की आबादी है फिजी की, 300 के आसपास देश को द्वीप है छोटे छोटे। 9.5 लाख की आबादी में लगभग 42% हिंदी भाषी है, भारतीय है, और 42% में भी अधिकांश अयोध्या धाम, पुराना फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और देवरिया से सटा हुआ हिस्सा बिहार के जो कुछ जिले हैं वहाँ, और मेरठ के आसपास महेंद्रगढ़, यहाँ के अधिकांश लोग हैं, 42% लोगों में। तो वो लोग अपनी परंपरा को सहेज के रखते हैं। जब बात हुई कि आप घर में कैसे कहते हैं तो कहे नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग घर में हिंदी बोलते हैं। साथ ही साथ जब बात हुई कि आप कैसे काम बढ़ाते हैं, राम को जानते हैं, अरे हाँ वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये कहाँ से मालूम चला? रामायण से। सीधे बोला, प्रभु श्री राम अयोध्या जिनका जन्म स्थान है, विष्णु के अवतार हैं। फिर वो बड़ी बात कहते हैं हनुमान जी महाराज के बारे में। वो कहते हैं कि हमारे माई बाप कह के गए हैं कि आप सबको हनुमान जी की तरह बनना है, बलवान, धैर्यवान, बुद्धिमान। ये 3 शब्द कहे उन्होंने, बलवान, धैर्यवान, बुद्धिमान। हनुमान जी महाराज की तरह बनना है, इसलिए आप रामायण का अध्ययन करो। 2000 के लगभग वहां पर रामायण मंडलियां चलती हैं, सनातनी भाग लेते हैं। 3 दिन, चूंकि वहां का अधिकांश भोजन मांसाहार है, 3 दिन जो सनातनी हैं, जो रामायण मंडलियों में भाग लेते हैं, 3 दिन वो मांस का सेवन नहीं करते। सोमवार, मंगल और शुक्रवार, शनिवार नहीं है उसमें, शुक्रवार स्थानीय परंपरा में है। सोम, मंगल और शुक्र 3 दिन वो मांस का सेवन नहीं करते। तो भारतीय परंपरा को पकड़े हैं पूरी तरीके से। और जो वहाँ हिंदी, जो वहाँ खेती है, कृषि आधारित देश है, पर्यटन दूसरा प्रमुख उद्योग है वहाँ का, क्योंकि द्वीप है तो उसके लिए पूरे विश्व से लोग जाते हैं। भारत के लोग तो कम ही जाते हैं वहाँ, लेकिन बाकी पूरे विश्व के लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं। प्रशांत महासागर लगभग 12,500 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से नांदी, फिजी में। प्रशांत महासागर के एक पार करके एक क्षेत्र में है वो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बहुत नज़दीक है। तो जब बाहर के लोग भी वहाँ खेती के लिए जाते हैं तो उनको भी हिंदी सीखनी ही पड़ती है, क्योंकि अधिकांश कृषक वहाँ भारतीय हैं। उनको हिंदी में अगर काम करना है, जैसे सूर्यकांत जी कह रहे थे ना कि अंग्रेजी, अगर चिकित्सा से क्षेत्र में रहना है तो अंग्रेजी के लिए नमस्ते करना ही पड़ेगा, उससे प्रेम करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर वहाँ खेती करनी है तो आपको हिंदी आनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का जो कृषि क्षेत्र है वो 90% भारतीयों के हाथ में है। वो गांव में रहते हैं इसलिए वो हिंदी बोलते हैं। तो बाहर के लोग भी आकर के हिंदी बोलना वहाँ प्रारंभ करते हैं और इतने प्रेम से बोलते हैं। 3 दिन का उनका जो कार्य व्यवहार रहा, आप रास्ते में चल रहे हैं, स्थानीय व्यक्ति मिल गया तो रोड से खड़ के नीचे बाएं तरफ पगडंडी पर खड़ा हो जाएगा और तुरंत बुला करेगा, नमस्ते करेगा आपको। विदाई में उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह दिया। 3 दिन बहुत आनंद से पूरे भारतीयों के जो पूरा भारतीय दल था वो होगा। और एक बड़ी उपलब्धि और रही, इस बार 31 देशों से प्रतिनिधि आए थे। इसमें बड़ी भूमिका ICCR की थी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। उनके माध्यम से लगभग 22 देशों से लोग आए थे, बाकी अन्य प्रतिनिधियों से आए। 31 देशों के 1400 प्रतिनिधि थे जिनका वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था, पंजीयन हुआ था जिनका। तो 31 देशों के 1400 लोग उनकी उपस्थिति में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में पारंपरिक ज्ञान से लेकर के कृत्रिम मेधा, 10 उप विषय, इन 11 विषयों को लेकर के 3 दिन तक विमर्श। जब बाद में प्रतिवेदन आया, भारत के विदेश राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया तो पूरा हॉल, पूरा सभागार तालियों से गूंज रहा था। इतनी सारी बातें, कई ऐप्स का उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अब तक किया क्या है ग्राउंड लेवल पर। तो हिंदी के लिए जब कई जानकारियां हम लोगों को नहीं थी, पूरे 1400 से 1500 लोग, स्थानीय लोग भी थे, लगभग 1600 लोग रहे होंगे।
किसी को नहीं थी कि भारत सरकार ने 2014 से लेकर 2023 इतने वर्षों में हिंदी के लिए क्या अद्भुत काम किए हैं, कई कितने अर्थ बनाए हैं। अभी आप जब करेंगे तो कई तरह की अन्य भाषाओं का प्रयोग करना होता है, लेकिन अब ऐसे कंप्यूटर पर तकनीक आ रही है कि सीधे हिंदी में काम होगा। इसके लिए आपको किसी माध्यम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कई सारी चीजों की घोषणाएं की। भविष्य में हम क्या करेंगे इसकी एक बड़ी परिकल्पना उन्होंने कही। तो भारत सरकार का पूरा मंतव्य इन 3 दिनों में स्पष्ट हुआ और तीनों दिन भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश राज्य मंत्री, भारत के गृह राज्य मंत्री जिनमें राजभाषा का विभाग आता है, वो तीनों दिन रहे। यहाँ से तो साथ गए। अब और मजेदार बात हुई कि बेचारे कब तक बैठे रहते अपनी केबिन में, अपनी सीट पर, तो 2-3 घंटे तक तो सब रहे। इसके बाद टहलने लगे वो भी। जहाज के अंदर में 20 घंटे की रास्ता है, तो कब तक लोग सीट पर बैठेंगे। तो कोई सेल्फी ले रहा है, तो माने पूरा आनंद था। घर की बाराती जैसे जाते हैं इस आनंद लिया। वापस में आने पर एक बढ़िया काव्य संध्या भी हुई, क्योंकि वहां से रात में चले तो फिजी से लेकर के कुआलालंपुर वो रात्रि का समय, और कुआलालंपुर से लेकर के भारत, तो 2 रात फिर हुई हम लोगों की। तो कब तक लोग बैठते? 2 दिन। वापसी में एक बढ़िया काव्य संध्या का भी आयोजन हुआ। लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल गया इस बार, जिनको विश्व हिंदी सम्मान मिला, आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को भी विश्व हिंदी सम्मान मिला, हम लोग उनका अभिनंदन कर सकते हैं। कुछ साहित्यिक संस्थाओं को वहां पर विश्व हिंदी सम्मान मिला, क्योंकि आर्य समाज का भी काम वहां बहुत गहराई तक है। आर्य समाज ने भी भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए फिजी में बहुत बड़ा काम किया है। तो आर्य समाज के जो वहाँ प्रतिनिधि थे, जो संस्था थी, उनके प्रमुख को भी वहाँ पर मिला। तो कुल मिलाकर जो यात्रा रही वो मन में प्रेरणा देने वाली, हम सबको प्रेरित करने वाली, और हम साहित्य में क्या क्या नया प्रयोग कर सकते हैं उस प्रयोग को दोहराने के लिए ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो अद्भुत था। और उसकी छाप, क्योंकि लगता था कि जैसे हम बिल्कुल अपने देश में ही पहुंच गए हैं, भारत में ही पहुंच गए हैं। और बिमन प्रसाद जी ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत, जो लगता था ये भारतीय कूटनीति की विजय है, विश्व हिंदी सम्मेलन उसका साक्षी बना, ये आनंद की बात है, ये गौरव की बात है। बिमन प्रसाद जी ने कहा, भारत वहाँ के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में महेंद्र चौधरी भी आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका तख्ता पलट हो गया था कुछ समय पहले, ध्यान होगा हमें सबको। महेंद्र चौधरी का ही बड़ा प्रेरक भाषण था एक सत्र में। तो बिमन प्रसाद जी ने कहा कि भारत बहुत शीघ्र ही दुनिया की आर्थिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति और पूरे विश्व को दिशा देने वाला मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। ये बात भारत के व्यक्ति ने नहीं कही, ये बात फिजी के उप प्रधानमंत्री ने कही। और वहां के प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था कि इतनी बड़ी सभा का संबोधन हम पहली बार कर रहे हैं। वहाँ 1500-1600 लोग थे, इतनी बड़ी सभा वहां नहीं होती है, क्योंकि दूर दूर रहते हैं। 300 के ऊपर द्वीप है, 9.5 लाख के आसपास जनसंख्या है, तो 1600 लोग इकट्ठे मिल जाएं तो उनका इतनी बड़ी सभा को तो हम पहली बार संबोधित कर रहे हैं। तो पूरा आनंद का अनुभव किया सारे दल ने, चाहे वहाँ की व्यवस्था हो, चाहे एवं साहित्य को जो गौरव एवं समृद्धि प्राप्त हुई है, उसके लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत प्रोफेसर दीक्षित सर को परिषद गौरव सम्मान से सम्मानित कर हर्ष का और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं और प्रांत के मंत्री सुशील वर्मा जी भी मंच पर आए। विभिन्न संस्थाओं से संकलित अखिल भारत के सभापति जलगांव में निर्वाचित होने पर परिषद सम्मानित कर रही है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ
भारतीय हिंदी परिषद के सभापति जो अभी तत्कालीन 19-20 मार्च जलगांव में संपन्न हुआ था, उसके लिए सम्मानित करने के लिए परिषद गौरव का अनुभव करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर कांत जी के सम्मान के लिए जो अभी अपने अतिथियों से सादर निवेदन कर रहा हूँ कि उनका सम्मान करने का करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि परिषद को ये अवसर प्राप्त हुआ है। 12वें भारतीय हिंदी परिषद जलगांव में संपन्न हुए चुनाव में ये अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ और सामने देखिए आइए दानिश नहीं रह जाता है। हमारे मैं देखता हूँ यहाँ इतना समृद्ध मंच था जिसमें 2 सूर्य, 2 पवन और एक विजय तो दूसरे फिर बलजीत। और उसके बाद मैं चूँकि सुशील हूँ तो थोड़ा सील भी उसमें समाहित हो जाए तो सारी चीज़ परिपक्वता की ओर, पूर्णता की ओर हो जाती है। यहाँ पर मैंने देखा बलजीत जी के गुरु जी हैं, बलजीत जी के शिष्य जी भी हैं। तो मैं देखता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय की 4 पीढ़ियाँ हिंदी विभाग की मौजूद हैं। ऋत्विक से लेकर के पूज्य गुरुदेव दीक्षित तक मैं 4 पीढ़ियों का दर्शन कर रहा हूँ, अभिभूत हो रहा हूँ। आप लोगों को भी सुखानुभूति होनी चाहिए कि ये गुरु शिष्य परंपरा और एक से बढ़कर एक ये स्थिति है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम या कहीं किसी संस्कृति में सर्वत्र जय निक्षेप पुत्रात् शिष्यात् पराजयः, हम सब जगह हार जीतना चाहते हैं, लेकिन अगर पुत्र से और शिष्य से पराजित हो जाते हैं तो पुत्रात् पराजयः द्वितीयं पुत्र जन्म। तो हम ऐसी अनुभूति करते हैं कि जैसे मुझे जब हम पुत्र या शिष्य से पराजित होते हैं तो हमारी अनुभूति होती है कि हमने द्वितीय पुत्र जन्म का सुख प्राप्त किया है। ज़्यादा शब्दों में आप लोगों को न रोकते हुए सभा का समापन किया जाए। आप लोग समित हो गए होंगे, इसलिए जय भारत। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने जो है साहित्य का प्रदेय आपके संदर्भ में आपको बहुत विस्तृत से बताया। और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी जो सभापति भारतीय हिंदी परिषद प्रयागराज से हैं, उनका विषय उन्होंने तुलसी साहित्य में सामाजिक समरसता बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि जहां अपने इस देश में अभी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री जी ने बताया कि फिजी में किस तरह रामायण बगल में दबा करके लोग जो है अपना जीवन यापन करते हुए निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंच गए। वहीं हमारे देश में रामायण को यहाँ जलाने का, रामायण के संदर्भ में जो है रामचरितमानस के संदर्भ में गलत शब्द बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता का और हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, हमारे साहित्य के जितने भी पुरोधा हैं, उन सबका कर्तव्य बनता है कि हम इस संदर्भ में जो है उसको संज्ञान में लें और ऐसी बातों को रोकने के लिए जगह जगह पर गोष्ठियाँ करें। और इसके उपरांत विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर सूर्यकांत, जिन्होंने जो है आपको अपने जीवन का एक ऐसा रहस्य बताया, ऐसी बातें बताई जिससे सभी का मन प्रफुल्लित हो गया और आखिर सत्य जो है विजयी हुआ, असत्य पराजित हुआ। उनके विरुद्ध कितने भी षड्यंत्र किए गए, लेकिन उन्होंने वो पदवी, वो डिग्री, वो मुकाम हासिल कर लिया जो हिंदी को हासिल होना चाहिए था। और इसके उपरांत और हमारे विशिष्ट वक्ता
डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री जी हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के, उनका विषय था फिजी के संदर्भ में। उन्होंने फिजी के संदर्भ में ऐसी ऐसी बातें बताई। छोटा छोटा 1500 के समूह को जो संबोधित करके एक आबालित हो जाता है, हिंदी को अपना जो है मूल विचार मानता है, जो जहाँ का सामाजिक ताना बाना हिंदी पर बना हुआ है, ऐसी जगह से लौट कर आए हमारे इन साहित्यकारों का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत आपका आभार है, आप वंदनीय हैं। और हमारे यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय विजय त्रिपाठी जी और डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव, जिन्होंने यहाँ की जो है कार्यक्रम को संचालित किया। गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ देखने को मिला। यहाँ पर देखिए बैठे हुए कई पीढ़ी के गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बलजीत के शिष्य भी यहाँ बैठे हैं और बलजीत के गुरु, उनके गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए गुरु शिष्य परंपरा का इतना उत्कृष्ट उदाहरण है जो इस छोटे से कार्यक्रम में आपको देखने को मिल रहा है, जिसने इस छोटे से कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो है नॉर्वे से आए हुए पत्रकार जी हैं, जिन्होंने इसको कवरेज दिया है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे आदरणीय तरल जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्रीमती रूपम तिवारी जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती रीता तिवारी जी और आदरणीय विभी जी, और कई हमारे जो है आदरणीय सुबोध कुमार दुबे जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, आदरणीय श्री कुमार वर्मा जी जो हमारे परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मिलकर के हम लोगों का बहुत सहयोग करते हैं, लगातार इस चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे ये परिषद आगे बढ़े। सुशील कुमार शुक्ल जी कोषाध्यक्ष हैं और डॉक्टर नीतू शर्मा, जिनसे अक्सर हमारी फोन पर बातचीत होती रहती है और वो परिषद के प्रति बहुत ही जागरूक रहती है हमेशा। कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, कल कार्यक्रम करने के बाद आज फिर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और सुश्री ममता पंकज जी, विनोद कुमार गुप्त भावुक जी, मृगांक श्रीवास्तव जी, राजीव वर्मा वत्सल जी, जो हमारे ही परिवार से आते हैं, श्री देवी सिंह जी, मनमोहन बाराकोटी जी, जो हर कार्यक्रम में लगभग आपको मिल जाएंगे कवरेज करते हुए, विनोद कुमार वर्मा जी, ज्योति किरण जी, संजय मिश्र जी, समर जी और आदरणीय विद्रोही जी, और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जितने भी काव्यानुरागी हैं, जितने भी बुलाए गए, जितने शिष्य हैं, गुरु हैं, पत्रकारगण हैं, जो भी यहाँ पर आदरणीय उपस्थित है, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि वो हमारे बहुत अल्प समय में बुलावे पर आए और उन्होंने कार्यक्रम को आकर के जो है चार चांद लगाया और सफल बनाया। और एक यहाँ से हम लोग एक प्रेरणा लेकर के जाएंगे, जहाँ भी हो सकेगा हम साहित्य का जो है आगे बढ़ाएंगे, साहित्य को, हिंदी का उन्नयन करेंगे, हिंदी के विकास के लिए जो भी हमसे कर मिलेगा हम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। और मैं आप सबको आने के लिए धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आने के लिए आभार, और अगले कार्यक्रम तक के लिए ये सभा जो है आगे स्थगित की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।